चलें जी। अच्छा जी, आप इस तरह करना है जी, IS 36 जरा ओपन कर लें बच्चों आप। IS 36 ओपन कर लें बच्चों, IS 36 जी। पढ़ना है जी, हमने तो पढ़ना है बच्चों, हमने तो पढ़ना है, दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है जी। अल्लाह से आफियत मांगे जी, अल्लाह से आफियत मांगे जी। अच्छा जी, ये आपने आना है बच्चों, इंडिकेटर्स ऑफ इम्पेयरमेंट जी। IS 36 में लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 से ऊपर है जी ये टेबल। ये थोड़ा सा जरा 5-7 मिनट में ना ये जरा डिस्कस कर लेते हैं हम। आओ जी आओ, शाबाश इधर। अल्लाह ताला आफियत वाला मामला करें। बहरहाल आपके पास ना बच्चों स्टोरीज तो होनी चाहिए अपने बच्चों को बताने के लिए। इंशाल्लाह आपके चिंटू मिंटू जब होंगे कि हालात इतने कशीदा थे, इतने ख़राब थे, लेकिन हमने उस वक्त भी लेक्चर लिया था। ठीक है जी, उस वक्त भी हमने पढ़ा था। तो आप अपने बच्चों को मोटिवेशन देंगे ना, आप उन्हें कहेंगे यार ये क्या छोटे छोटे, उस टाइम तो अभी तो इंस्टा है ना, अभी तो स्नैप है, पता नहीं क्या क्या, उस टाइम पता नहीं और क्या क्या चीज़ें आ जानी है। तो उनसे आप उनसे रोकना है ना, तो तब क्या समझाएंगे कि जब वो लेक्चर हो रहा था तो हम सोए रहे थे। तो आपके पास ना जनरेशन को, न्यू जनरेशन को सुनाने के लिए कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। कोई अचीवमेंट की होगी तो होगा ना, कि जी उस्तादों ने उस दिन भी लेक्चर दिया था जिस दिन इतने हालात कशीदा थे जी, और हमने वो लेक्चर लिया था। अच्छा बच्चों, आओ बच्चों इधर। कहता जी, इन असेसिंग वेदर देयर इज एनी इंडिकेशन दैट एन एसेट में बी इम्पेयरमेंट इम्पेयर्ड। ये हमने पढ़ा था ना बच्चों, ये हमने पढ़ा था ना, अल्लाह के बंदो, ये हमने पढ़ा था कि हमने जी देखना है एसेट कहीं इम्पेयर तो नहीं हो रहा, कोई इंडिकेशंस तो नहीं है। उनके बारे में बात कर रहा है। कहता वो इंडिकेशंस कौन कौन सी होती हैं। कहता कुछ होती हैं एक्सटर्नल और कुछ होती हैं इंटरनल। एंटिटी शैल कंसिडर्ड एज अ मिनिमम। कहता ये चीजें आपने देखनी है। अच्छा जी, पहले मैं इंटरनल पे आ जाता हूँ। इंटरनल क्या होंगी बच्चों? इंटरनल है जी, कहता एविडेंस इज अवेलेबल, शवाहिद मौजूद हैं, ऑब्सिलेंस और फिजिकल डैमेज ऑफ एन एसेट। कहता बड़ी कंफर्म, बड़ी सिंपल सी बात है। अगर आपको पता है जी कि एसेट हमारा डैमेज हो गया, या ऑब्सिलेंस क्या होता है जी, ऑब्सिलेंस का मतलब क्या होता है जी, ऑब्सलीट हो गया, टेक्नोलॉजी पुरानी हो गई है, तो कहता सिंपल बात है, इस पे इम्पेयरमेंट, देयर इज एन इंडिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट, तो इम्पेयरमेंट टेस्ट परफॉर्म कर लें। ये आपने ना एमसीक्यूज में एक आधे नंबर का याद जाता होता है, इसी में से एमसीक्यूज बना देता है। बताइए इंटरनल इंडिकेटर है या एक्सटर्नल है? तो ये इंटरनल है जी। कहता सिग्निफिकेंट एडवर्स चेंजिंग इंक्लूडिंग द एसिड बिकम आइडल। कहता वो कहता है ना एसिड बिकम आइडल, एसिड वेला क्यों पड़ा हुआ है, उससे चीजें नहीं बन रही, यूनिट्स ही नहीं बन रही, प्रोडक्ट ही नहीं बन रही। कहता प्लान्स टू डिसकंटिन्यू। कहता प्लान कर दिया अब इसे खत्म कर देनी, इस तरह के एसिड को, इस तरह के प्लांट को हमने चलाना ही नहीं है। और कहता रीस्ट्रक्चर टू रीस्ट्रक्चर, कहता द ऑपरेशन टू विच एन एसिड बिलोंग्स। कहता जी अब आपने क्या कर दिया, आपके जो ऑपरेशंस हैं, क्या मतलब, फॉर एग्जांपल जी आपने ये कैलकुलेटर बना रहे हैं। कहता अब इस तरह की टेक्नोलॉजी का कैलकुलेटर नहीं बनता, एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई, जिससे ये कैलकुलेटर बनता था, अब वो वाला प्लांट क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यू। वो ऑपरेशन डिसकंटिन्यू हुए, जिसकी वजह से वो अब एसिड क्या होना शुरू हो गया, आइडल, वेला रहना शुरू हो गया। तो कहता जी ये इंपेयरमेंट के इंडिकेटर्स हैं। अब उस एसिड की इतनी वैल्यू नहीं रही। ये याद रखने आपने, एसिड बिकम आइडल, ऑब्सोलीट, फिजिकल डैमेज। कहता जी उसके अलावा, कहता जी सिग्निफिकेंट एडवर्स चेंजेस इंक्लूडिंग प्लान टू डिस्पोज ऑफ एन एसेट। कहता जी आपने क्या किया, आपने एडवर्स चेंजेस कर दी। फॉर एग्जांपल इस सारे टेबल का मतलब ये है बच्चों, पहले आपका ख्याल ये था कि एसेट आपका 15 साल चलेगा, उसकी लाइफ 15 साल है। अब आपको लगता है नहीं यार 5 4 3 4 साल ही चलना है मैक्सिमम। कहता तो अब आपकी लाइफ जो है ना वो कम हो गई है एसेट की। कहता एडवर्स चेंजेस इंक्लूडिंग प्लान टू डिस्पोज ऑफ एन एसेट। कहता बेच देना एसेट को बिफोर द प्रीवियसली एक्सपेक्टेड डेट। कहता पहले एक्सपेक्टेशन 10 15 साल की थी, और कहता अब क्या हुआ, एंड रीअसेसिंग। कहता जी पहले 10 15 साल, अब आपने कहा नहीं यार जान छुड़वाओ बेच दो। या ऐसा हो सकता है एंड रीअसेसिंग द यूजफुल लाइफ। कहता आपने रीअसेस की यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट एज फिनिट रादर देन इनडेफिनिट। अब जरा गौर से सुनिए बच्चों, इनडेफिनिट का मतलब, इनडेफिनिट का मतलब क्या होता है बच्चों, एक होता है जी फिनिट, एक होता है इनडेफिनिट। इनडेफिनिट का मतलब होता है जी इस ये एसिड ने बहुत ज्यादा साल इस्तेमाल होना है, पता नहीं कितना इस्तेमाल होना है, काफी ज्यादा होना है, हमें नहीं पता इस बात का, काफी ज्यादा होना है। कहता लेकिन अब आपने कह दिया नहीं यार इसने बहुत सारे साल इस्तेमाल नहीं होना, यानी इसका फायदा हमें बहुत सारे सालों में नहीं मिलना, बल्कि फिनिट, यानी आप कंफर्म हो गया कि 2 3 साल तक फायदा इसका फैला, 3 4 साल। पहले तो आप कह रहे थे ना इनडेफिनिट, पता नहीं यार बहुत ज्यादा साल हैं। कहता अब ऐसी बात नहीं है, आपको पता चल गया नहीं यार ये 2 3 साल ही, एक्सपेक्टेशंस चेंज हो गई हैं, लाइफ उसकी कम हो गई है।
तो जब लाइफ कम होती है जी, जो आपने इनिशियली एस्टिमेट की होती है, लाइफ कम होती क्यों है? अब उस चीज से उतना फायदा नहीं मिल रहा ना, आपने डिस्पोज करना है, आपने जान छुड़वानी है एसेट से। ये भी इंटरनल इंडिकेशन है। देयर इज एन एविडेंस दैट एसेट्स एक्सपेक्टेड इकोनॉमिक परफॉर्मेंस इज और विल बी वर्स देन एक्सपेक्टेड। कहता है एसेट की परफॉर्मेंस बहुत बुरी हो गई है या हो जाएगी आगे नियर फ्यूचर में। कहता जी ये क्या है बच्चों, बोलो शाबाश। इंडिकेटर्स है इंटरनल, ये मैनेजमेंट को खुद पता होता है। एसेट ऑब्सोलीट हो गया, फिजिकल डैमेज हुआ, आइडल पड़ा रहा, उसकी लाइफ कम हो गई है। इस सारे टेबल को ना आपने ऐसे ना सिंपल अल्फाज में लिख लेना है, यूजफुल लाइफ रिड्यूस, बस सिंपल बात, यूजफुल लाइफ रिड्यूस हो गई है। तो ये मैनेजमेंट को पता होगा ना यूजफुल लाइफ रिड्यूस हो गई है, तो इंटरनल इंडिकेटर है। या फिर एसेट उस तरह परफॉर्म नहीं कर रहा जिस तरह पहले कर रहा था। तो ये क्या है बच्चों, इंटरनल इंडिकेटर्स हैं जी। एक्सटर्नल क्या है, कहता एसेट्स वैल्यू हैज डिक्लाइंड ड्यूरिंग द पीरियड सिग्निफिकेंटली मोर देन वुड बी एक्सपेक्टेड। किस वजह से, कहता जी बिकॉज ऑफ फिजिकल, बिकॉज ऑफ द पैसेज ऑफ टाइम और नॉर्मल यूज। अब ये जो कह रहे हैं ना एसेट की वैल्यू हैज डिक्लाइन, ये वैल्यू मार्केट वैल्यू की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, मार्केट वैल्यू की बात कर रहे हैं। इधर लिख लें बेशक आप ब्रैकेट में, जब मार्केट वैल्यू एसेट की क्या हो गई है बच्चों, कम हो गई है किसी भी वजह से, पैसेज ऑफ टाइम या यूज के साथ साथ नई टेक्नोलॉजी आ गई है, इस तरह कोई भी बात, मार्केट वैल्यू का लफ्ज है इधर। तो बच्चों आपने कहना ये एक्सटर्नल इंडिकेटर है, बस आपने एक्सटर्नल कह देना इसे। सिग्निफिकेंट, ये वही बात इधर कर रहे हैं, कहता सिग्निफिकेंट चेंजेस इन टेक्नोलॉजी, मार्केट, इकोनॉमिक फैक्टर्स, लॉ एंड रेगुलेशंस। कहता हालात खराब हो गए हैं जी, उस तरह की प्रोडक्ट अब बननी नहीं है, गवर्नमेंट ने बैन कर दिया, रेगुलेशन लॉ चेंज हो गया जी। कहता अब क्या होगा क्यों नाराज हो गए हो, इसका भी दिल नहीं कर रहा आपकी तरह पढ़ने को जी। कहता जी ये टेक्नोलॉजी वगैरह लॉ रेगुलेशन चेंज हो गए हैं। तो बच्चों ये तो हमारे इंटरनल फैक्टर्स की वजह से तो नहीं हुआ ना, ये तो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। अच्छा बच्चों, तो ये एक्सटर्नल इंडिकेटर हुआ। कहता अच्छा ये वाला जो बात है ना, ये वाली इधर जरा बात सुननी है आपने, गौर से बात सुननी है बच्चों। ये जरा मैंने आपके लिए टाइमलाइन बनाई है। मैंने कहा ये नेट कैश फ्लोज है, मैं कहता हूँ डिस्काउंट फैक्टर है जी 10%, और दूसरी एग्जाम्पल मैंने ली, मैंने कहा जी डिस्काउंट फैक्टर है 15%। याद रखना डिस्काउंट फैक्टर जितना ज्यादा होगा प्रेजेंट वैल्यू उतनी कम होगी, लिख लें बेशक। प्रेजेंट वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्काउंट फैक्टर। मैं आपको इस तरह करके दिखा देता हूं ना, इधर 10% पे अगर आप आए, इधर आएगा बच्चों 91। अच्छा इधर मैं करूंगा ना, ये आएगा जी 909 रुपये आएगा, ठीक है जी। ये प्रेजेंट वैल्यू इस साल की 909 आएगी। अगर इधर मैं 15% कर दूं ना मेरे भाई, तो ये इससे भी कम होगी। डिस्काउंट फैक्टर जितना ज्यादा होगा ना, ये होगा जी 0.8, आप करके देख लीजिएगा, 8696, ये होगा तकरीबन 869.870 कर लो इसे, 870 कर लो बच्चों। ये प्रेजेंट वैल्यू कितनी आई पहले साल की, 870, 909 से कितनी होगी 870। क्यों, क्योंकि बच्चों ये डिस्काउंट फैक्टर आपका क्या हो गया, इंक्रीज हो गया ना डिस्काउंट फैक्टर, रिस्क ज्यादा है, रिटर्न लोग ज्यादा मांग रहे हैं, सही है बच्चों। अच्छा जी ये चीजें हैं, टाइम वैल्यू ऑफ मनी का फैक्टर, ये वो बात कहना चाह रहा है। कहता एन इंक्रीज इन मार्केट इंटरेस्ट रेट और रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, लोग ज्यादा रिटर्न मांग रहे हैं। कहता अफेक्टिंग द वैल्यू इन यूज ऑफ द एसेट, ये इधर लिख लें, ये डिस्काउंट फैक्टर की बात कर रहे हैं। ये बात आपको शायद इधर ज्यादा समझ भी नहीं आएगी, और ना ही मैं समझाना भी नहीं चाह रहा। ये असल में एमएफए बीएफडी की बातें हैं ये वाली, उसमें जाके इंशाल्लाह आपको समझ आएंगी बातें। ये भी बीएफडी की बात है, ये आप उसमें पढ़ेंगे, एमएफए में पढ़ेंगे जी। बहरहाल जितना क्या उतना समझा देता हूँ बच्चों। आपका एसेट जो है ना, आपका एसेट वो किताबों में फॉर एग्जाम्पल 200 रुपए का पड़ा कहता था कंपनीज नेट एसेट है हायर कैरिंग वैल्यू, यानी ये 200 रुपए का आपका एसेट पड़ा है, लेकिन जो नेट एसेट्स है ना वो इससे कम है। कहता फॉर एग्जांपल एसेट्स माइट बी, ये कहता एसेट्स नेट, कंपनीज नेट एसेट हैव अ हायर कैरिंग वैल्यू देन इट्स मार्केट कैपिटलाइजेशन। अब ये बात की जरा समझिएगा, बात गौर से समझिएगा मेरे भाई। नेट एसेट्स कहते किसे हैं, एसेट, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज इज इक्वल टू नेट एसेट, यानी कैपिटल जिसे आप इक्विटी जिसे बोलते हैं। कहता इक्विटी जितने की किताबों में आ रही है ना, इक्विटी वो है 200 रुपए की, कितने की बच्चों। ये मैं ना भी समझाऊं तो खैर है, ये आपने एमएफए की बातें हैं, इधर इस्तेमाल नहीं होनी, बस आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। इक्विटी
ये इधर मैंने किया भी हुआ ना यार, ये देखो, इधर देखो, कहता बच्चों इधर देखो बहुत तवज्जो से, कहता 10 शेयर्स हैं और 10 रुपए के। चलो इस तरह नहीं समझ आनी, मेरा ख्याल है आपको इसी तरह समझाता हूँ। इक्विटी है बच्चों 200 रुपए की, यानी आपका नेट एसेट 200 रुपए के हैं। लेकिन लोग जो है ना, लोग आपके जो शेयर्स हैं, ये शेयर्स भी कहते, मैं शेयर्स को कह रहा हूँ ना, शेयर्स ये 200 रुपए के किताबों में आ रहे हैं। लेकिन लोग आपके जो शेयर्स को वैल्यू दे रहे हैं, वो शेयर की मार्केट प्राइस कम हो गई है। मैं लोग आपकी जो मार्केट वैल्यू है ना इन शेयर्स की, जो आपने 200 रुपया रिकॉर्ड की, लोग कहते हैं ये 150 है। ये कितने के ट्रेड हो रहे हैं मार्केट में? 150 के। तो बच्चों आपके नेट एसेट्स जो है ना, बड़ी सिंपल सी बात है, ओवर स्टेटेड है। क्या है बच्चों? ज्यादा है एज कंपेयर टू मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू नेट एसेट्स की 150 है, किताबों में जो आ रही है वो 200 रुपए है। मेरी बात समझे हैं कि नहीं? सही नहीं समझे? दिस इज देयर इज एन इंडिकेशन कि ये कंपनीज जो है ना, ये अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही। ये जो प्रोडक्ट्स बना रही है, ये ज्यादा अच्छी प्रोडक्ट्स नहीं बना रही। तो ये मसले वाली बात है। तो आपके जो टेंजिबल एसेट्स हैं वो क्या है बच्चों? बोलो शाबाश। वो इंपेयर होना शुरू हो गया। ये एक इंडिकेशन होती है। नहीं भी समझ आई तो कोई मसले वाली बात नहीं है, सिंपल बच्चों इसको याद रख लें बस। ये फॉर्मूला भी खैर आप अगर आपने कभी निकालनी हो ना, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी या शेयर्स, तो बच्चों ये इसका फॉर्मूला होता है जी, नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू पर शेयर। तो आपके पास टोटल मार्केट वैल्यू आ जाती है। एमएफए में इस्तेमाल करना है आपने। द कंपनीज के जो नेट एसेट्स हैं हैव अ हायर कैरिंग वैल्यू, जो मैंने आपको बताया, ये लिख लें इधर 200। कहता देन इट्स मार्केट कैपिटलाइजेशन। कहता जी मार्केट में उतने के शेयर ट्रेड ही नहीं हो रहे। कहता ये इंडिकेशन है क्या? एसेट्स माइट बी ओवर वैल्यूड, एसेट ज्यादा पे पड़ा हुआ है। मार्केट कैपिटलाइजेशन इज द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ द इक्विटी ऑफ द एंटिटी एंड यूजुअली कंप्यूटेड है जी। उसका फॉर्मूला बताया जी, मार्केट वैल्यू कैसे कंपेयर, मार्केट कैपिटलाइजेशन कैसे आती है। आपने कहना जी टोटल नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू पर शेयर, बस ठीक है जी। अब मैं एक दफा रिपीट कर देता हूं, एक्सटर्नल फैक्टर्स में क्या आता है बच्चों? मार्केट वैल्यू जो है एसेट की कम हो गई है, पहला पॉइंट। दूसरा टेक्नोलॉजी, मार्केट क्या उसका नाम है, लॉज एंड रेगुलेशंस चेंज हो गए हैं। जो रेट है जी, लोगों की एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई हैं और इंटरेस्ट रेट ज्यादा हो गया बच्चों, इस वजह से भी इंपेयरमेंट होगी, एक्सटर्नल फैक्टर है। और आपके जो एसेट्स हैं, नेट एसेट्स, उनकी वैल्यू जो है बच्चों, वो क्या है बच्चों? कम, वो ज्यादा है। और मार्केट में वो शेयर जो है उतने पर ट्रेड नहीं हो रहे। ये एक्सटर्नल इंडिकेटर्स हैं। इंटरनल के ऑब्सोलेंस, फिजिकल डैमेज, आइडल हो गया, लाइफ रिड्यूस हो गई, जिस तरह एसेट परफॉर्म करना चाहिए था उस तरह नहीं कर रहा, ये मैनेजमेंट की असेसमेंट है। तो ये सारे इंटरनल हैं, इसको बस एक दो दफा पढ़ लीजिएगा, एमसीक्यू आ सकते हैं। अच्छा जी, अगर आपको याद हो मेरे मासूम दोस्तों, कल हमने सीखा था क्या मेरे मासूम दोस्तों? हमने सीखा था ये सीखा था मेरे भाई। हमने गवर्नमेंट ग्रांट वाला चैप्टर स्टार्ट किया था। हमने कहा था जी ग्रांट रिलेटेड टू द एक्सपेंस। मैंने कहा था जी एक होता है पास एक्सपेंस। पास एक्सपेंस का मतलब है जी आपने पास में खर्चा कर लिया, लेकिन ग्रांट आपको फ्यूचर में मिलनी है। तो मैंने कहा था इसको आपने क्या करना है जी, पास में हो गया काम ना, कोई ऑब्लिगेशन नहीं है फ्यूचर की इसमें, तो जितने पैसे आए फॉरन प्रॉफिट और लॉस में ले जाएं। नहीं आए, गवर्नमेंट ने कमिट कर लिया तो रिसीवेबल बन जाएगा आपका, ठीक है जी। इसकी एग्जांपल हमने इस तरह की थी कुछ जी, इसकी एग्जांपल हमने की थी मेरे मासूम दोस्तों, इसकी एग्जांपल हमने की थी, मुझे अच्छी तरह याद है। देख लेते हैं कहाँ है। ये तो क्वेश्चन नंबर 2 है, वो ये रही पास एक्सपेंस। ये देखें जी 30% कहता है जी, गवर्नमेंट ने कहा था आपने ना खर्चा करना है, 30% हमने कंट्रीब्यूट करना है, आपने खर्चा कितना करना है बच्चों? 30,000 का। कहता गवर्नमेंट कहती हम उसका कंट्रीब्यूट करेंगे 30%, यानी 9,000 रुपया। तो हमने कहा जी 30 नवंबर पे क्या हुआ? वेजेस एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट। गवर्नमेंट ने जी कहता जी ग्रांट बिकम रिसीवेबल। पहली रिक्वायरमेंट थी इन विच कंपनी इनकम स्पेसिफाइड एक्सपेंस। इस साल एक्सपेंस हो गया सारा का सारा। हमने कहा गवर्नमेंट ग्रांट रिसीवेबल डेबिट, क्योंकि अभी पैसे नहीं मिले। और बच्चों ग्रांट इनकम प्रॉफिट और लॉस में 9,000 से क्रेडिट। जब पैसे मिल जाएंगे गवर्नमेंट ग्रांट रिसीवेबल क्रेडिट और कैश या बैंक डेबिट। दूसरे सिनेरियो में वो इसने कहा था कि जब गवर्नमेंट को आप ना ऑडिटेड स्टेटमेंट दे देंगे एक्सपेंसेस की, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तब जाके गवर्नमेंट जी जो है क्या करेगी, ग्रांट आपको कहेगी जी किताब, तब आप किताबों में ग्रांट को रिकॉर्ड कर सकते हैं। हमने खर्चा किया, बहुत तवज्जो से बात सुनने वाली है, 30 नवंबर पे। ये कहता जी लेकिन आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कब दिए गवर्नमेंट को? कहता वो आपने दिए हैं बच्चों
कहता है 31 मार्च 2011, तो मैंने कहा जी फिर 31 मार्च 2011 पे ही हमारी ग्रांट जो है वो रिसीवेबल हो जाएगी और ग्रांट इनकम क्रेडिट हो जाएगी। और अगर बच्चे पैसे मिल गए तो आपने गवर्नमेंट ग्रांट रिसीवेबल को क्रेडिट करना और कैश या बैंक को डेबिट कर देना। अच्छा, ये तो पास एक्सपेंस है। फिर है फ्यूचर एक्सपेंस। फ्यूचर एक्सपेंस में दो चीजें हैं, एक है डायरेक्ट अप्रोच, एक है इनडायरेक्ट अप्रोच। डायरेक्ट अप्रोच में अच्छा, और इसमें होता ये है आपको ना ग्रांट आज मिल गई लेकिन खर्चा फ्यूचर में होना है, तो ये ऑब्लिगेशन है, कैश या बैंक डेबिट करना है और डेफर्ड ग्रांट आपने क्रेडिट करनी है, लायबिलिटी क्रेडिट करनी है। अब बच्चों बहुत तवज्जो से बात सुनने वाली है, एक है डायरेक्ट अप्रोच, एक है इनडायरेक्ट। अब डायरेक्ट अप्रोच के अंदर बच्चों दोनों में डेफर्ड ग्रांट आ रही है किताबों में। अब एक ये है इनकम सेपरेट रिकॉर्ड करो किताबों में और एक्सपेंस सेपरेट रिकॉर्ड करो, इसे कहते हैं डायरेक्ट अप्रोच। और इसको कहते हैं बच्चों ग्रांट तो किताबों में आ रही है लेकिन आपने इनकम सेपरेट किताबों में रिकॉर्ड नहीं करनी बल्कि रिड्यूस एक्सपेंस किताबों में रिकॉर्ड करना है, नेट कर देना है आपने। उम्मीद है मेरी बात समझ गए हैं। कल हमने एग्जांपल भी की थी। आप साथ साथ बातें भी कर रहे हैं, आप साथ साथ रिप्लाईज भी कर रहे हैं, आप साथ साथ गपशप भी कर रहे हैं दोस्तों के साथ, आप नाश्ते नुश्ते भी कर रहे हैं और मैं पानी भी ना पीऊँ, क्या इतना बुरा हूं मैं माँ? अच्छा जी, इधर आ जाए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों, कहता ग्रांट फॉर फ्यूचर एक्सपेंस, कहता फ्यूचर में एक्सपेंस होना है। कहता था गवर्नमेंट ग्रांट्स अ कंपनी अ कैश ऑफ 10,000 टू कंट्रीब्यूट 10% टूवर्ड्स, कहता 10% गवर्नमेंट ने कंट्रीब्यूट करना है, खर्चा 1 लाख रुपए का करना है। कहता ग्रांट वाज रिसीव्ड ऑन 1 जनवरी 2011, इस पे रिसीव हो गई है बच्चों। आपने इसकी एंट्री करनी कैश डेबिट और डेफर्ड ग्रांट इनकम क्रेडिट। ये ना क्या उसका नाम है, मैंने आमने सामने दोनों क्वेश्चंस किए हैं। ये है बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, इसके नीचे है वो इनडायरेक्ट अप्रोच है, ये डायरेक्ट अप्रोच है। इधर भी यही एंट्री होनी है बच्चों, इधर भी यही एंट्री होनी है, कैश डेबिट डेफर्ड ग्रांट इनकम क्रेडिट। सर आगे आए। कहता जी अब क्या हुआ, रिक्वायरमेंट पढ़ लें। कहता कंपनी इंकर्स 1 लाख रुपया वेजिड एक्सपेंस इन 2011, तो मैंने एजम्पशन यही ली ना, मैंने कहा साल के एंड पे हुआ होगा। वेजिड एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, डायरेक्ट अप्रोच में भी यही एंट्री, इनडायरेक्ट में भी यही एंट्री, वेजिड एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट। अच्छा जी, अब आ जाए बच्चों इधर आप नीचे 31 दिसंबर 2011 पे। अब देखिए खर्चा सारा कब होगा, मैंने कहा था मैचिंग कॉन्सेप्ट जहन में रखें। गवर्नमेंट ग्रांट के लिए ना मैचिंग कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस स्टैंडर्ड के लिए मैचिंग कॉन्सेप्ट जहन में रखना है। आपने 100% खर्चा कर लिया 2011 में, 100% जो है ना वो किताबों में ग्रांट इनकम भी रिकॉर्ड करें। जो डेफर्ड ग्रांट है इसे कम कर दो बच्चों, ये क्रेडिट थी आपने इसे डेबिट कर देना और ग्रांट इनकम को क्रेडिट कर दो। इधर क्या फर्क पड़ना है, डेफर्ड ग्रांट तो किताबों में है, इसे खत्म कर दो बच्चों, डेबिट कर दो। लेकिन अब आपने ना रिड्यूस एक्सपेंस रिकॉर्ड करना, आपने ग्रांट इनकम को मेरे चांद क्रेडिट नहीं करना बल्कि वेजिड एक्सपेंस को करना है। उम्मीद है मेरी बात आप समझ गए हैं। अच्छा, अब ना बी रिक्वायरमेंट पे आइएगा जरा। बी रिक्वायरमेंट कहता आपने खर्चा किया बच्चों 20,000 इन 2011 और 80,000 किया आपने 2012, यानी 80% 12 में किया और 2011 में 20% किया। तो मैंने कहा जी एंट्री होनी है 20,000 रुपए से, वेजिड एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। अच्छा जी, और मेरे दोस्तों इधर सेम एंट्री होनी है, इधर भी सेम एंट्री होनी है। हाँ, अब आपने मैचिंग कॉन्सेप्ट जहन में लेके आना है। अब आपने डेफर्ड ग्रांट इनकम कितने से डेबिट करनी, 20% से, 2,000 रुपए से डेबिट और इनकम मेरे भाई 2,000 रुपए से क्रेडिट। इधर आपने इनकम नहीं करना, आपने क्या करना है बच्चों, वेजिड एक्सपेंस क्रेडिट करना है। फिर 2012 में आके आपने 80% जो 80,000 है जी उससे वेजिड एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, इधर भी वही एंट्री होनी है। और मेरे भाई डेफर्ड ग्रांट इनकम 8,000, 80% से आपने डेबिट करनी है और इनकम क्रेडिट कर देनी। इधर सेम एंट्री, बस वेजिड एक्सपेंस को क्रेडिट करना, इनकम को नहीं करना। उम्मीद है मेरे चांद मेरी बात आप समझ गए हैं। अब आप इधर देखें, अगर मैं इसके एक्सट्रैक्ट्स बनाऊं ना, एक्सट्रैक्ट्स बनाता हूं मैं। ये है बच्चों डायरेक्ट अप्रोच, और ये मैं एक्सट्रैक्ट्स बनाने लगा हूं जी इनडायरेक्ट अप्रोच की। जी बड़ी सिंपल सी बात है जी, पहले 2A के बना लेते हैं। सिंपल बात बच्चों, SOCI में क्या आना है, डायरेक्ट अप्रोच में वेजिड एक्सपेंस आना है जी, और बच्चों क्या आना है जी, बड़ी सिंपल सी बात है जी, इनकम ने सेपरेट आना है, ग्रांट इनकम सेपरेट आएगी, ये याद कर लो, दोनों सेपरेट सेपरेट। SOFP में क्या आना है बच्चों, लायबिलिटीज में,
बाकी तो कुछ भी नहीं है। लाइबिलिटीज में डेफर्ड ग्रांट आ रही होगी पहले दिन जिस दिन आपने रिसीव की ना, आपने कहना जी डेफर्ड ग्रांट, ठीक है जी। डेफर्ड ग्रांट कितने की जी, ये है जी 2011, और ये है जी 12। अच्छा, ये बड़ी पिक्चर क्लियर हो जानी है। पहले दिन एंट्री क्या हुई थी, आपने कहा था जी कैश डेबिट डेफर्ड ग्रांट क्रेडिट, कितने से, 10,000 रुपये से। इसको ना इधर लिखना है आपने, फाइनल फिगर नहीं बनाना अभी, ये आपने कर दिया होगा, ठीक है बच्चों। अच्छा, फिर आपने क्या कहा जी, आपने कहा जी 2011 में कितना खर्चा हुआ बच्चों, मेरा ख्याल है जी आपने 1 लाख किया शायद, ये पता नहीं कितना है कितना खर्चा था, कितना खर्चा, 1 लाख रुपए का था ना, 1 लाख का। अच्छा जी, आपने क्या कहा, आपने कहा मेरे भाई 1 लाख से खर्चा क्या हो गया जी, ये एक्सपेंस हो गया, ठीक है सर। कैश क्रेडिट, कैश तो हम बनाते नहीं एक्सेक्स में, और बच्चे वेजिज एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट। फिर आपने जी 30% से आपने क्या किया, 30% था क्या था, अच्छा ये था कैश डेबिट डेफर्ड ग्रांट, ये 10% कॉन्ट्रीब्यूट करना है ना, हाँ ठीक है सॉरी, 10% कॉन्ट्रीब्यूट करना है तो बच्चों ठीक है, सही है। अच्छा जी, इधर अब आपने क्या करना है, आपने अगली एंट्री की होगी जी, एंट्री से चलो ना, आपने एंट्री क्या की होनी है जी, अब इनकम भी आपने रिकॉर्ड की होगी, आपने डेफर्ड ग्रांट को लाइबिलिटी डेबिट की, इनकम क्रेडिट की। आओ इधर, आपने क्या किया, 10,000 रुपये से ये ख़त्म किया, ये ख़त्म हो गया बच्चों। आपने क्या कर दिया, आपने इनकम रिकॉर्ड कर दी, ठीक है जी। आपने लाइबिलिटी कम कर दी और इनकम बढ़ा दी, किसी एक को, एक्सपेंस को या इनकम को आपने नेगेटिव से लिखना है, चलो एक्सपेंस को लिख दो बेशक, ठीक है जी। अब आओ इधर क्या किया होगा, इधर तो सिर्फ वेजेज एक्सपेंस आपको नजर आएगा बच्चों, इनकम तो आपको नजर ही नहीं आनी। और मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं रिड्यूस्ड अमाउंट से, किससे बच्चों, रिड्यूस्ड अमाउंट से आएगा। अच्छा जी, और इधर लाइबिलिटीज में क्या हो रहा होगा मेरे चांद, लाइबिलिटीज में क्या हो रहा होगा जी, डेफर्ड ग्रांट इनकम, डेफर्ड ग्रांट लिख ले चले। अच्छा जी, ये तो आपने शुरू में कितनी रिकॉर्ड की होगी जी, 10,000, ठीक है जी। अच्छा जी, अब मुझे बताएं, इधर आपने वेजिज एक्सपेंस रिकॉर्ड किया होगा 1 लाख रुपए का, किया होगा जी, ये एंट्री पढ़े ना, ये एंट्री पढ़ लें। आपने कहा जी इधर क्या हुआ जी, वेजिज एक्सपेंस आपने डेबिट कर दिया बच्चों, और कैश आपने क्रेडिट कर दिया। फिर मेरे मासूम दोस्तों आपने क्या किया, आपने ग्रांट को खत्म कर दिया, 10,000 रुपये से डेबिट किया और एक्सपेंस को क्रेडिट किया। आप 10,000 से आपने क्या किया बच्चों, ये कर दिया, अंडा नजर आ रहा है बच्चों इधर। और जब आपने एक्सपेंस को कम किया तो इधर मेरे भाई आपको रिड्यूस एक्सपेंस कितना नजर आ रहा है, 90,000। ब्रैकेट लगानी लगा दे, नहीं लगानी तब भी ठीक है। अब आप देखो, आमने सामने रखो दोनों को बच्चों, दोनों को आमने सामने रखो, अप्रोचेस में प्रेजेंटेशन में फर्क है, बाकी और कोई फर्क नहीं है। इधर शुरू में क्या रहा था बच्चों, इधर शुरू में ग्रांट 10,000 की नजर आ रही थी, इधर भी 10,000 की नजर आ रही थी। वो जो पहली एंट्री आपने की कैश डेबिट और लाइबिलिटी क्रेडिट, फिर आपने एक्सपेंस रिकॉर्ड किया 1 लाख रुपए का, इधर भी फाइनल फिगर नहीं बनाना, इधर तो नेट जाना ना फाइनल। कहता जी इधर आपने 1 लाख रुपए से इधर भी रिकॉर्डिंग की, इधर आपने ग्रांट इनकम को क्रेडिट कर दिया, डेफर्ड ग्रांट डेबिट ये और इनकम क्रेडिट। इधर आपने क्या किया, डेफर्ड ग्रांट डेबिट, ये लाइबिलिटी डेबिट, और बच्चों क्रेडिट आपने किस चीज को कर दिया, बोलो शाबाश, आपने क्रेडिट किस चीज को किया बच्चों, आपने वेजिज एक्सपेंस को क्रेडिट कर दिया, ठीक है जी। उम्मीद है मेरी बात आप समझ गए हैं, उम्मीद है बच्चों मेरी बात आप समझ गए हैं जी, ठीक है जी। ये प्रेजेंटेशन का फर्क है बस, इसको मैं ज्यादा बेहतर कर देता हूं, वेजिज एक्सपेंस इधर मैं लिख देता हूं ये नेट अमाउंट से, किससे बच्चों, नेट अमाउंट से। ये एक्सट्रैक्ट्स इस तरह करके बनेंगे, बी रिक्वायरमेंट के एक्सट्रैक्ट्स जो है ना वो अगली क्लास में इंशाल्लाह बनाएंगे। ये लेक्चर लाजमी ले लें बच्चों, लेक्चर लेंगे तो बातें आगे समझ आएंगी, लेक्चर लाजमी लेना है आपने, ठीक है जी। इजाज़त दीजिए बच्चों, अल्लाह हाफिज़। अच्छा, होमवर्क क्या है जी, होमवर्क यही है जी, गवर्नमेंट ग्रांट को रिवाइज कर लें, अभी जो हमने शुरू किया ये क्वेश्चन दोबारा कर लें। असिस्टेंस भी पढ़ाया था ना, असिस्टेंस भी पढ़ाया था आपको, और बच्चों क्या उसका नाम है, गवर्नमेंट ग्रांट भी, असिस्टेंस थोड़ा सा मैं रिवाइज करवा देता हूँ। इधर आए, अल्लाह हाफिज़, मेरा वापस हो गया। असिस्टेंस जो है ना, असिस्टेंस क्या होती है बच्चों, एक होती है ग्रांट, ये स्पेसिफिक टू द एंटिटी होती है, इसमें अमाउंट होती है जी, चाहे मॉनिटरी एसेट हो चाहे नॉन मॉनिटरी हो। ये असिस्टेंस होती है जी, स्पेसिफिक टू द एंटिटी होगी तो असिस्टेंस कहेंगे, इसको डिस्क्लोज करना है, इधर डिस्क्लोज भी करना है, रिकॉर्ड भी करना है। इधर बच्चों ये जनरल है, क्या है बच्चों,
ये जनरल है। अब क्या उसका नाम है जी, जनरल होगी, स्पेसिफिक टू द एंटिटी ना हुई ना तो हम इसे डिस्क्लोज भी नहीं करते, रिकॉर्ड भी नहीं करते। भाई ये छोटी सी बात आपको बतानी थी। जिसकी एग्जांपल पढ़ी थी गवर्नमेंट की हमने डेफिनेशन पढ़ के उसकी एग्जांपल पढ़ी कि ये चीज़ें गवर्नमेंट में आएंगी। गवर्नमेंट असिस्टेंस क्या होती है, एग्जांपल की थी हमने। ग्रांट क्या होती है जी, इसको भी हमने एक दफ़ा देख लिया था। ठीक है जी, ये दोबारा कर लीजिएगा। आपने ये क्वेश्चन जो है ना बच्चों, गनू कैश वाला आपने लाजमी करना है, लाजमी करिएगा, लाजमी करिएगा। अगर आपके पास टाइम हो तो ट्रॉट लिमिटेड वाला क्वेश्चन और गनू कैश वाला पहले करें, फिर आपके पास टाइम हो तो ट्रॉट वाला भी साथ ही कर लें, अच्छी रिवीजन हो जाएगी। ठीक है बच्चों, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।